ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी को नहीं सीखा तो प्रॉफिट का सपना छोड़ दो, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ ये जान लेना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बना सकता। असली फर्क तब पैदा होता है जब आपको पता होता है कि किस मार्केट कंडीशन में ट्रेड लेना है, किस जगह एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कब प्रॉफिट को बुक करना है और सबसे जरूरी कब बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। लेकिन यहाँ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को दिखाई ही नहीं देती। कई लोग स्ट्रैटेजी सीखते हैं, चार्ट पर सेटअप पहचान लेते हैं, इंडिकेटर समझ लेते हैं, फिर भी जब रियल मनी से ट्रेड करते हैं तो वही स्ट्रैटेजी अचानक काम करना बंद कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या स्ट्रैटेजी सच में काम नहीं करती या फिर ट्रेडर स्ट्रैटेजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता? और अगर एक स्ट्रैटेजी कुछ ट्रेड्स में लगातार लॉस दे दे तो क्या इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी गलत है या फिर ये ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है? आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सिर्फ एंट्री और एग्जिट के नजरिए से नहीं समझेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि एक वास्तविक स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी को कैसे टेस्ट किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट इसमें कहां आता है और सबसे महत्वपूर्ण, जब मार्केट आपकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत चला जाए तब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में असली गेम ये नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी बार सही होती है। असली गेम ये है कि जब आपकी स्ट्रैटेजी गलत साबित हो तब आपका रिस्क कितना नियंत्रित रहता है और आपका माइंडसेट कितना स्टेबल रहता है। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ प्रॉफिट कमाने का तरीका नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन प्रोसेस की तरह समझना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि शुरुआत से अंत तक हम इसी एक चीज को समझने वाले हैं कि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है, स्ट्रैटेजी के बिना कौन सी गलतियां होती हैं और एक ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी को सिर्फ चार्ट पर नहीं बल्कि अपने डिसीजन मेकिंग में कैसे लागू कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ देखकर नहीं बल्कि सही तरीके से समझकर सीखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए अपना स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स तैयार किया है। पिछले 5 साल ट्रेडिंग को सीखने, समझने और प्रैक्टिकली करने के बाद मैंने अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग को इस कोर्स में एक जगह लाने की कोशिश की है, ताकि आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए हर जगह अलग-अलग इंफॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इस कोर्स में स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी जरूरी नॉलेज को आसान तरीके से समझाया गया है और इसकी कीमत है सिर्फ 999 रुपए। अब 999 रुपए को सिर्फ एक खर्च मत समझिए। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये आपके नॉलेज, डिसीजन मेकिंग और ट्रेडिंग डिसिप्लिन को बेहतर बनाने की दिशा में किया गया एक छोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा लगाना जरूरी नहीं है, सही नॉलेज और अपनी गलतियों से सीखना भी उतना ही जरूरी है। मैं आपको कोई गारंटीड प्रॉफिट का सपना नहीं दिखा रहा हूं। ट्रेडिंग में प्रॉफिट हमेशा आपके नॉलेज, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और अपनी जर्नी को एक बेहतर डायरेक्शन देना चाहते हैं तो मैंने अपनी 5 साल की लर्निंग को इस कोर्स में पूरी ईमानदारी से आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो नीचे दिए गए लिंक से स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स की पूरी जानकारी जरूर देखें। 999 रुपए शायद एक छोटी इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन सही लर्निंग आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में बड़ा फर्क ला सकती है। अगर ट्रेडिंग में आपकी कोई स्पष्ट स्ट्रैटेजी नहीं है तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं, अपने ट्रेडिंग प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मार्केट में सिर्फ ये अनुमान लगा लेना कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं कहलाता। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आपके पास पहले से एक स्पष्ट तरीका हो जिसके आधार पर आप ये तय कर सकें कि किस परिस्थिति में ट्रेड लेना है, किस परिस्थिति में ट्रेड नहीं लेना है, एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, एग्जिट किस लॉजिक के आधार पर होगा और सबसे महत्वपूर्ण, एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। अब यहां एक सवाल आता है, आखिर स्ट्रैटेजी की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों है? क्या बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेडिंग नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन तब आपका डिसीजन एक डिफाइंड प्रोसेस के आधार पर नहीं बल्कि अंदाजे, इमोशन और उस समय दिखाई दे रहे मार्केट मूवमेंट के आधार पर होने लगता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी स्टॉक को अचानक तेजी से ऊपर जाते हुए देखा और आपको लगा कि अभी और ऊपर जाएगा। आपने बिना किसी डिफाइंड सेटअप के एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया। अब आपके मन में सवाल आया कि क्या मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए? आपने एग्जिट नहीं किया क्योंकि आपको उम्मीद थी कि प्राइस वापस ऊपर जाएगा। कुछ समय बाद लॉस बढ़ गया, अब फियर आया और आपने घबराकर पोजीशन क्लोज कर दी। लेकिन अगर आपके पास पहले से स्ट्रैटेजी होती तो इन सवालों का जवाब ट्रेड लेने से पहले ही तय हो चुका होता। यही स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी जरूरत है। स्ट्रैटेजी आपको फ्यूचर की गारंटी नहीं देती, लेकिन ये आपके डिसीजन को स्ट्रक्चर जरूर देती है। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर स्ट्रैटेजी होने के बाद भी ट्रेड लॉस में चला जाए तो क्या स्ट्रैटेजी बेकार है? नहीं, ये ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण समझ है।
कोई भी जेन्युइन स्ट्रैटेजी हर ट्रेड में प्रॉफिट देने के लिए नहीं बनी होती। मार्केट में कोई भी सेटअप आने के बाद उसका रिजल्ट पहले से निश्चित नहीं होता। इसलिए स्ट्रैटेजी का काम हर बार सही प्रिडिक्शन करना नहीं है। स्ट्रैटेजी का काम आपको ऐसी कंडीशंस पहचानने में मदद करना है जहां आपके हिसाब से ट्रेड लेने का लॉजिक मौजूद हो और उस ट्रेड का रिस्क पहले से डिफाइंड हो। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में एक खास मार्केट स्ट्रक्चर बनने के बाद एंट्री लेने का रूल है। अब वही सेटअप आया और आपने रूल्स के अनुसार एंट्री ली, लेकिन ट्रेड स्टॉप लॉस पर चला गया। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार ट्रेड लिया था तो सिर्फ इस एक लॉस की वजह से स्ट्रैटेजी को गलत नहीं कहा जा सकता। सवाल यह होना चाहिए कि क्या आपने रूल फॉलो किया था। अगर जवाब हां है तो यह एक कंट्रोल्ड लॉस हो सकता है, स्ट्रैटेजी की फेलियर नहीं। लेकिन अगर आपने स्ट्रैटेजी का रूल तोड़कर ट्रेड लिया तो समस्या मार्केट में नहीं, आपके एग्जीक्यूशन में है। और यही अंतर एक ट्रेडर को समझना जरूरी है। अब एक और सवाल सोचिए, अगर हमें हर ट्रेड का रिजल्ट पता ही नहीं होता तो स्ट्रैटेजी बनाकर फायदा क्या है? फायदा यही है कि ट्रेडिंग को एक इंडिविजुअल ट्रेड के रिजल्ट से हटाकर एक रिपीटेबल प्रोसेस बनाया जा सके। आप हर बार यह अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करते कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। आप ये देखते हैं कि जब आपकी डिफाइंड कंडीशंस मार्केट में दिखाई दें तब आप अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड करेंगे, और जब कंडीशंस मौजूद नहीं होंगी तब ट्रेड नहीं करेंगे। यही वो जगह है जहां स्ट्रैटेजी और रैंडम ट्रेडिंग अलग हो जाती है। रैंडम ट्रेडिंग में हर नया चार्ट एक नया डिसीजन पैदा करता है। कभी कोई कैंडलस्टिक देखकर एंट्री, कभी किसी न्यूज के कारण एंट्री, कभी किसी दूसरे ट्रेडर की बात सुनकर एंट्री, और कभी सिर्फ इसलिए एंट्री क्योंकि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग में हर डिसीजन के पीछे पहले से डिफाइंड लॉजिक होता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनानी है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी का मतलब 10 इंडिकेटर्स लगाना या बहुत सारे रूल्स याद करना नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी जितनी स्पष्ट होगी उसे एग्जीक्यूट करना उतना ही आसान होगा। आपको यह साफ होना चाहिए कि आपका सेटअप क्या है, एंट्री की कंडीशन क्या है, स्टॉप लॉस कहां होगा, एग्जिट का लॉजिक क्या होगा और किन परिस्थितियों में आपको ट्रेड अवॉइड करना है। क्योंकि अगर ये चीजें पहले से तय नहीं है तो ट्रेड लेने के बाद आपका माइंड बार बार अपना डिसीजन बदल सकता है, और ट्रेडिंग में यही लगातार बदलता हुआ डिसीजन मेकिंग आपके प्रोसेस को कमजोर कर सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजी को कोई मैजिक फॉर्मूला मत समझिए, इसे एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क की तरह समझिए जो आपको मार्केट की अनसर्टेनिटी के बीच भी एक डिफाइंड प्रोसेस फॉलो करने में मदद करता है। आपको मार्केट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने डिसीजन और रिस्क को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि मार्केट आपके अनुसार चलेगा या नहीं ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ट्रेड लेना है या नहीं, कितना रिस्क लेना है और अपने रूल्स को फॉलो करना है या नहीं, ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है। और यहीं से एक ट्रेडर के लिए स्ट्रैटेजी की असली वैल्यू शुरू होती है। अब अगर आपने ये समझ लिया है कि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल ये है कि आखिर एक सही स्ट्रैटेजी होती कैसी है? क्या सिर्फ ये तय कर लेना कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर बाय करना है एक स्ट्रैटेजी बन जाती है? नहीं, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री बताती है लेकिन ये नहीं बताती कि गलत होने पर कहां एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है और किन परिस्थितियों में ट्रेड नहीं लेना है, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी नहीं है। एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का उद्देश्य सिर्फ एंट्री ढूंढना नहीं, बल्कि पूरी ट्रेड को पहले से समझने का फ्रेमवर्क देना होता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने तय किया कि जब कोई स्टॉक किसी खास मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आपके सेटअप में आएगा तभी आप एंट्री लेंगे। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, सेटअप मिल गया तो क्या तुरंत एंट्री लेनी चाहिए? इसका जवाब है जरूरी नहीं। आपको अपनी स्ट्रैटेजी में यह पहले से तय करना होगा कि सेटअप को वैलिड मानने के लिए कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं, क्योंकि एक ही पैटर्न अलग अलग मार्केट कंडीशंस में अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजी में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एंट्री कहां करनी है, बल्कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि एंट्री लेने से पहले आपको क्या-क्या कंफर्म करना है। अब अगला सवाल आता है, अगर एंट्री के बाद प्राइस हमारी उम्मीद के विपरीत चला जाए तो क्या करेंगे? यही जगह स्टॉप लॉस की आती है। स्टॉप लॉस का उद्देश्य आपको हर ट्रेड में लॉस से बचाना नहीं है, बल्कि किसी गलत ट्रेड में आपका नुकसान पहले से डिफाइंड रखने में मदद करना है। अगर आपने एंट्री लेने से पहले यह तय नहीं किया कि आपका ट्रेड किस लेवल पर इनवैलिड माना जाएगा, तो प्राइस गिरने के बाद आपका माइंड अलग अलग बहाने बनाने लगेगा। आप सोच सकते हैं कि थोड़ा और नीचे जाने दो, शायद वापस ऊपर आ जाए। फिर थोड़ा और लॉस होता है तो आप फिर उम्मीद करते हैं कि अब रिकवरी हो जाएगी। यही सिचुएशन एक कंट्रोल ट्रेड को अनकंट्रोल्ड ट्रेड में बदल सकती है। इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेड लेने के बाद तय करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, इसे स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल है,
स्टॉप लॉस कहां लगाएं? इसका कोई एक यूनिवर्सल लेवल नहीं है जो हर स्टॉक और हर स्ट्रैटेजी पर काम करे। स्टॉप लॉस आपकी स्ट्रैटेजी, मार्केट स्ट्रक्चर और उस ट्रेड के रिस्क फ्रेमवर्क के अनुसार डिफाइंड होना चाहिए। इसलिए किसी दूसरे ट्रेडर का स्टॉप लॉस सिर्फ इसलिए कॉपी करना सही अप्रोच नहीं है क्योंकि उसकी कैपिटल, स्ट्रैटेजी और रिस्क कैपेसिटी आपसे अलग हो सकती है। अब मान लीजिए आपने एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों तय कर लिए। क्या स्ट्रैटेजी पूरी हो गई? अभी नहीं। अब आता है पोजीशन साइज। बहुत से ट्रेडर्स एंट्री पर इतना ध्यान देते हैं कि पोजीशन साइज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है और आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ली तो एक छोटा प्राइस मूवमेंट भी आपके कैपिटल पर बड़ा असर डाल सकता है। वहीं अगर रिस्क पहले से डिफाइंड है तो आप क्वांटिटी को उसी रिस्क के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड में आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी रखनी है, बल्कि आपको ये समझना है कि आपकी कैपिटल के मुकाबले एक ट्रेड में कितना रिस्क एक्सेप्टेबल है। अब एक और सवाल, अगर एंट्री, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज तय है तो एग्जिट कैसे तय होगा? यही वो जगह है जहां बहुत सारे ट्रेडर्स फिर से इमोशन में चले जाते हैं। ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो उन्हें लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, इसलिए एग्जिट नहीं करते। फिर प्राइस वापस आ जाता है और जो प्रॉफिट था वो कम हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में आते ही वे जल्दी एग्जिट कर देते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉफिट खोने का डर होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि एग्जिट का लॉजिक भी पहले से स्ट्रैटेजी में डिफाइंड हो। एग्जिट किसी इमोशन के आधार पर नहीं, बल्कि आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें मार्केट में हर समय ट्रेड करते रहना चाहिए क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल नहीं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये भी बताती है कि कब ट्रेड नहीं करना है। अगर आपकी रिक्वायर्ड कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं तो नो ट्रेड भी आपके स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। कई बार ट्रेडर को लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो आज का दिन बेकार चला गया, लेकिन ट्रेडिंग का उद्देश्य हर दिन ट्रेड करना नहीं है। उद्देश्य सिर्फ उन परिस्थितियों में डिसीजन लेना है जहां आपका डिफाइंड सेटअप मौजूद हो। अगर सेटअप नहीं है तो इंतजार करना भी एक वैलिड डिसीजन है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, स्ट्रैटेजी को बनाना और स्ट्रैटेजी को ट्रस्ट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने स्ट्रैटेजी को बिना टेस्टिंग के सिर्फ किसी वीडियो या किसी दूसरे ट्रेडर से देखकर अपना लिया तो लॉस आते ही आपका भरोसा टूट सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजी को हिस्टोरिकल डेटा पर टेस्ट करना जरूरी है ताकि आपको यह समझ आए कि अलग अलग मार्केट कंडीशंस में वो कैसे बिहेव कर सकती है। लेकिन बैक टेस्टिंग का मतलब ये भी नहीं है कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी देती है। पास्ट डेटा सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी के हिस्टोरिकल बिहेवियर को समझने में मदद करता है। इसी तरह लाइव मार्केट में भी आपको पहले यह देखना चाहिए कि आप अपने रूल्स को वास्तव में एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कागज पर स्ट्रैटेजी समझना और रियल मार्केट में उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना दो अलग बातें हैं। इसलिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी वो नहीं है जो सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगे। एक अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जिसे आप स्पष्ट रूप से समझ सकें, जिसे टेस्ट किया जा सके, जिसके रिस्क को पहले से डिफाइन किया जा सके और जिसे आप बार बार एक समान तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में एंट्री का लॉजिक है, स्टॉप लॉस का लॉजिक है, पोजीशन साइज का फ्रेमवर्क है, एग्जिट का रूल है और नो ट्रेड की कंडीशंस भी स्पष्ट हैं, तो अब आपके पास सिर्फ एक एंट्री सिग्नल नहीं बल्कि एक पूरा ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है। और यही फ्रेमवर्क आगे चलकर आपको हर ट्रेड के रिजल्ट पर इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय अपने प्रोसेस पर फोकस करने में मदद कर सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका काम यह साबित करना नहीं है कि आप हर बार सही हैं। आपका काम यह सुनिश्चित करना है कि जब आपका सेटअप आए तब आप अपने डिफाइंड रूल्स के अनुसार डिसीजन ले और जब सेटअप ना आए तो बिना किसी मजबूरी के मार्केट से दूर रह सकें। यही एक स्ट्रैटेजी को सिर्फ एक आइडिया से उठाकर एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग सिस्टम में बदलता है। अब मान लीजिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपने उसके एंट्री रूल समझ लिए हैं, स्टॉप लॉस पहले से तय करना सीख लिया है, पोजीशन साइज को रिस्क के अनुसार रखना भी समझ गए हैं और एग्जिट का लॉजिक भी आपके सामने स्पष्ट है। फिर भी एक सवाल बचता है, अगर स्ट्रैटेजी इतनी स्पष्ट है तो बहुत सारे ट्रेडर्स उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? आखिर ऐसा क्या होता है कि वही ट्रेडर जो चार्ट पर अपनी स्ट्रैटेजी को देखकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, रियल ट्रेड लेते समय अपने ही रूल्स बदल देता है? इसका सबसे बड़ा कारण अक्सर स्ट्रैटेजी की कमी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन के दौरान आने वाला इमोशन होता है। क्योंकि जब आप सिर्फ चार्ट देख रहे होते हैं तब आपका पैसा रिस्क में नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप रियल ट्रेड लेते हैं उसी चार्ट पर दिखाई देने वाली हर छोटी मूवमेंट आपके डिसीजन को प्रभावित करने लगती है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि शायद अब तेजी बहुत मजबूत है, प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो फियर पैदा हो सकता है। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर स्ट्रैटेजी पहले से तय है तो फिर मार्केट की छोटी छोटी मूवमेंट से हमारा डिसीजन क्यों बदलना चाहिए?
इसका सलूशन यही है कि आपको हर कैंडल का मतलब निकालने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी की डिफाइंड कंडीशंस पर फोकस करना होगा। अगर आपका सेटअप अभी भी वैलिड है तो सिर्फ छोटी प्राइस मूवमेंट की वजह से रूल बदलने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका सेटअप इनवैलिड हो गया है तो आपको अपने रूल के अनुसार एक्शन लेना चाहिए। समस्या तब पैदा होती है जब ट्रेडर अपनी रूल्स की जगह अपनी उम्मीद को फॉलो करने लगता है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार किसी लेवल के नीचे जाने पर ट्रेड इनवैलिड हो जाता है। प्राइस उस लेवल के करीब पहुंचता है और आपके मन में आता है कि शायद प्राइस यहां से रिवर्स हो जाएगा। अब आप स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर देते हैं। प्राइस फिर नीचे जाता है तो आप सोचते हैं कि अब तो रिकवरी जरूर आएगी। यहां ध्यान दीजिए, आपने स्ट्रैटेजी को नहीं बदला, आपने अपने इमोशन के कारण रूल बदल दिया। यही वो जगह है जहां स्ट्रैटेजी की क्वालिटी से ज्यादा एग्जीक्यूशन की क्वालिटी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या एक लॉस के बाद डरना गलत है? नहीं, लॉस के बाद फियर महसूस होना एक सामान्य ह्यूमन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में आपका काम इमोशन को खत्म करना नहीं है। आपका काम यह सीखना है कि इमोशन के बावजूद डिसीजन कैसे लेना है। यही कारण है कि एक ट्रेडर को हर ट्रेड को अपनी स्किल या अपनी पहचान से जोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक ट्रेड लॉस में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब ट्रेडर हैं। उसी तरह अगर एक ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा सही रहेगी। एक इंडिविजुअल ट्रेड सिर्फ एक आउटकम है। आपकी स्ट्रैटेजी की वास्तविक परफॉर्मेंस को समझने के लिए आपको पर्याप्त डेटा का डेटा देखना पड़ता है। अब यहां प्रोबेबिलिटी की बात समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी हिस्टोरिकल टेस्टिंग में कई ट्रेड्स के सैंपल पर एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगला ट्रेड निश्चित रूप से प्रॉफिट देगा। हो सकता है अगला ट्रेड लॉस हो, उसके बाद भी लॉस हो सकता है, फिर कई विनिंग ट्रेड ला सकते हैं। यही अनसर्टेनिटी है। अगर आप हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देंगे तो आप कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में काम करती है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर लॉस को देखकर आंख बंद करके स्ट्रैटेजी को सही मानते रहना चाहिए। यहां सॉल्यूशन है डेटा और रिव्यू। अगर बार बार आपके रूल्स फॉलो करने के बावजूद स्ट्रैटेजी आपके टेस्टेड कंडीशंस में अपेक्षित बिहेवियर नहीं दिखा रही है तो आपको उसके डेटा की रिव्यू करनी चाहिए। लेकिन एक दो ट्रेड्स के आधार पर पूरा सिस्टम बदल देना भी सही अप्रोच नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर हमें अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस ये पता नहीं चल सकता तो ट्रेड लेते समय कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? इसका जवाब है आपको आउटकम पर कॉन्फिडेंस नहीं, अपने प्रोसेस पर कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको यह विश्वास नहीं होना चाहिए कि यह ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस यह होना चाहिए कि अगर यह ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी की कंडीशंस को पूरा करता है तो आप अपना डिफाइंड रिस्क स्वीकार करके इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही फर्क है प्रेडिक्शन और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग के बीच। प्रेडिक्शन कहता है कि मुझे लगता है प्राइस ऊपर जाएगा। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग कहती है कि मेरे रूल्स के अनुसार ये एक वैलिड सेटअप है, लेकिन इसका रिजल्ट निश्चित नहीं है, इसलिए मैं पहले से तय रिस्क के साथ ट्रेड करूंगा। इस सोच से ट्रेडर के ऊपर हर ट्रेड को सही साबित करने का प्रेशर कम हो सकता है। अब एक और प्रॉब्लम आती है जिसे हम अक्सर देखते हैं। एक ट्रेड प्रॉफिट में गया और ट्रेडर को लगा कि उसकी स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है। अगली बार उसने पोजीशन साइज बढ़ा दी, फिर उससे भी ज्यादा बड़ा ट्रेड लिया। कुछ समय बाद एक लॉस आया और पिछली सारी मेहनत पर बड़ा असर पड़ गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि पोजीशन साइज को इमोशन के अनुसार नहीं, अपने रिस्क फ्रेमवर्क के अनुसार रखना चाहिए। प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग दोनों आपके स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन को खराब कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी होना चाहिए कि विनिंग स्ट्रीक या लूजिंग स्ट्रीक के दौरान आपका रिस्क कैसे मैनेज होगा। अब यहां एक और सवाल, क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेडर को बिल्कुल इमोशनलेस बनना पड़ेगा? नहीं, ट्रेडिंग में इमोशनलेस होना कोई प्रैक्टिकल लक्ष्य नहीं है। बेहतर लक्ष्य यह है कि आप अपने इमोशन को पहचानें और उसके आधार पर रूल न बदलें। अगर आपको किसी ट्रेड में फियर महसूस हो रहा है तो खुद से पूछिए, क्या मेरा सेटअप अभी भी वैलिड है? अगर हां, तो क्या मेरा स्टॉप लॉस पहले से डिफाइंड है? अगर हां, तो क्या मेरा रिस्क मेरी योजना के अनुसार है? अगर इन सवालों के जवाब स्पष्ट हैं तो आपको सिर्फ इसलिए डिसीजन बदलने की जरूरत नहीं है कि कैंडल कुछ समय के लिए आपके खिलाफ चल रही है। इसी तरह अगर ट्रेड तेजी से प्रॉफिट में चला गया है तो खुद से पूछिए, क्या मेरा एग्जिट रूल पूरा हुआ है? अगर नहीं, तो सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। और अगर एग्जिट कंडीशन पूरी हो चुकी है तो सिर्फ ग्रीड की वजह से रूल बदलने की जरूरत नहीं है। यही डिसिप्लिन का प्रैक्टिकल मतलब है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी डरेंगे नहीं, कभी लालच महसूस नहीं करेंगे या कभी डाउट नहीं होगा। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपके रूल्स आपके इमोशन से ज्यादा मजबूत हों। इसलिए अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को वास्तव में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि स्ट्रैटेजी के दौरान अपने
अपने डिसीजंस को कैसे स्टेबल रखा जाए, क्योंकि मार्केट हर समय आपको नई सिचुएशन दिखाएगा। कभी तेजी, कभी गिरावट, कभी अचानक मूवमेंट और कभी ऐसा समय जब कोई साफ सेटअप ही नहीं होगा। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी का काम हर सिचुएशन का अनुमान लगाना नहीं है। उसका काम यह तय करना है कि किन कंडीशंस में आपको एक्शन लेना है और किन कंडीशंस में आपको वेट करना है।